हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपने पास थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्मागतिकी, उसको डिस्कस करेंगे। और इससे जो अगला लेक्चर रहेगा अपने पास, नेक्स्ट लेक्चर, उसके अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन होंगे ना, इसके वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसे आप असाइनमेंट बोल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखो, सबसे पहले अपने पास आता है कि जो हीट ट्रांसफर है ना, कि जो अपने पास हीट ट्रांसफर है, ठीक है, ऊष्मा का जो आदान प्रदान है, जिसे आप ऊष्मा का आदान प्रदान बोलो या ऊर्जा का आदान प्रदान बोलो, ठीक है। पर यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में आपको टॉपिक से पता चल रहा है ऊष्मा गति की। इसमें कौन गति करेगा? ऊष्मा गति करेगी। जो हीट होगी वो क्या होगी? एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होगी, ठीक है ना। तो हीट ट्रांसफर, या फिर आप कह सकते हो हीट की जो डायनेमिक्स है उसका जो अध्ययन करते हैं अपने, वो क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। तो अब अपने पास इसके अंदर क्या आता है? बहुत सारी टर्म्स आती है ना, थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स आती है, डायनेमिक टर्म्स। ऊष्मागतिकीय पद, आप इसे हिंदी में कैसे लिख सकते हो? ऊष्मागतिकीय पद, ठीक है। इसके अंदर जो अपने पास पहला पॉइंट है वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, या कहते हो आप ऊष्मागतिकी निकाय। थर्मोडायनेमिक सिस्टम या ऊष्मागतिकी निकाय, ठीक है। ऊष्मागतिकी निकाय किसे कहेंगे? एक ऐसा सिस्टम है जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है, कि उसने ऊष्मा ली है या ऊष्मा दी है। इसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होंगे, ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो क्या करेंगे? ऊष्मा को एक्सचेंज करेंगे। किससे? एक्सटर्नल जो सराउंडिंग होगी ना उससे। तो वो जो निकाय है, वो जो अपना सिस्टम है, वही क्या है? एक ऊष्मागतिकीय निकाय है जो ऊष्मा का आदान प्रदान करेगा। इसके बाद आता है अपने पास थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, या आप कह सकते हो ऊष्मागतिकी चर। ऊष्मागतिकी चर मतलब वो वाले चीजें जो ऊष्मागतिकी में, ऐसे जो फिजिकल वेरिएबल्स हैं, है ना, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, मास हो गई, तो वो वाले वेरिएबल जो ऊष्मागतिकी के अंदर वेरी करने वाले हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऊष्मागतिकीय चर कहलाते हैं, थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर कहलाते हैं। ये जो पैरामीटर आपके पास, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला रहेगा वो अपने पास रहेगा एक्सटेंसिव पैरामीटर। ये जो पैरामीटर होंगे सारे के सारे एक्सटेंसिव, और दूसरा हो जाएगा इंटेंसिव पैरामीटर। ठीक है, अभी इनको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक तो होते हैं अपने पास एक्सटेंसिव पैरामीटर, एक होते हैं इंटेंसिव पैरामीटर, ठीक। ये पैरामीटर्स क्या करते हैं? ये पैरामीटर्स आपको किसी भी सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स बताने के अंदर काफी ज्यादा क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। आप कह सकते हो इन्हीं पैरामीटर की हेल्प से आप किसी सिस्टम की थर्मोडायनेमिक क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये सिस्टम हो गया, ठीक है, इसके अंदर आपके सारे पार्टिकल जिनकी थर्मोडायनेमिक्स आपको देखनी है। और इसके बाहर का जो सिस्टम है, ठीक है, ये कहलाता है, इसके बाहर की जो जगह है ये कहलाती है सराउंडिंग, या आप कह सकते हो वातावरण। क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, यही क्या है? अपने पास सिस्टम है, या आप कह सकते हो निकाय है, जिसका अपने को अध्ययन करना है। इसके बाहर की चीजें क्या है? सराउंडिंग्स है, और ये खुद क्या है? सिस्टम या निकाय है। अब देखो, दो चीज आ गई अपने पास, एक तो है एक्सटेंसिव पैरामीटर और दूसरी अपने पास इंटेंसिव पैरामीटर, ठीक है। इंटेंसिव पैरामीटर क्या होते हैं? जो अंदर की चीजों पर डिपेंड करते हैं। अंदर की चीजों पे डिपेंड मतलब, अगर आप मतलब मान लो ये अपने पास एक बाल्टी कोई क्या है? गर्म पानी है ना, हॉट वाटर है, उसके अंदर आपने एक बाल्टी और गर्म पानी और ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब जो पैरामीटर बढ़ जाएंगे, जो पैरामीटर आयतन बढ़ाने के साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज करने के साथ साथ बढ़ जाएंगे, क्या कहलाएंगे? अपने पास एक्सटेंसिव पैरामीटर कहलाएंगे। समझ रहे हो कि तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, क्वांटिटी बढ़ा दी, तो जो पैरामीटर बढ़ेंगे वो क्या कहलाएंगे? एक्सटेंसिव पैरामीटर कहलाएंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे जो भी। और जो पैरामीटर चेंज नहीं होंगे, क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, वो अपने पास क्या कहलाएंगे? इंटेंसिव पैरामीटर कहलाएंगे। तो अब क्या समझे? क्वांटिटी बढ़ाने से या आयतन बढ़ा देने से जो पैरामीटर चेंज हुआ वो क्या कहलाया? एक्सटेंसिव पैरामीटर। और जो चेंज नहीं हुआ है वैसे का वैसा रहेगा, वो क्या कहलाता है? इंटेंसिव पैरामीटर। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मास। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है। कैसे? सिंपल सी बात है, चाहे आप कोई भी वस्तु 1 किलो लो, 2 किलो लो या 50 किलो लो, जो डेंसिटी है वो सेम की सेम ही रहेगी, ठीक है ना। और लेकिन जो मास है वो 1 किलो का अलग है। 2 किलो लोगे तो 2 किलो मास हो गया। मतलब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो जो चीजें चेंज नहीं होती वो क्या कहलाएगी? इंटेंसिव पैरामीटर। और जो चीजें चेंज हो जाती है वो कहलाएगी अपने पास
एक्सटेंसिव पैरामीटर। ये बात मैंने किसके लिए करी है, ये बात मैंने थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के लिए करी है, ठीक है, कि जो भी पैरामीटर है वो सिस्टम को डिफाइन करेंगे, उनमें से आधे होंगे एक्सटेंसिव और आधे होंगे इंटेंसिव। अब एक्सटेंसिव कौन से होंगे, इंटेंसिव कौन से होंगे, वो आप देखो जो अपने पास एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव के अंदर अपने पास आते हैं वॉल्यूम, मास और आंतरिक ऊर्जा ई, आंतरिक ऊर्जा यू, ठीक है, इसको यू भी लिखते हैं और ई भी लिखते हैं। इंटेंसिव में कौन से आएंगे, इंटेंसिव में आएंगे घनत्व, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। एक चीज यहां पे और ध्यान रखना आप कि एक्सटेंसिव बटा एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव क्वांटिटी हो गई, एक्सटेंसिव पैरामीटर हो और उसके डिवाइड में क्या आ जाए, एक्सटेंसिव आ जाए, ठीक है। तो दोनों मिला के क्या बनाते हैं, दोनों का रेशियो जो है वो क्या बनाएगा, इंटेंसिव क्वांटिटी बनाएगा। जैसे कि मान लो एक्सटेंसिव अपने पास m और एक्सटेंसिव है v, तो मिलाकर के क्या बना रो, जबकि रो क्या है, इनके अंदर इंटेंसिव पैरामीटर क्वांटिटी है, ठीक है। इंटेंसिव क्वांटिटी कह दो यार, पैरामीटर कह दो, एक ही बात है। इसके बाद आता है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इक्विलिब्रियम मतलब साम्य, ये क्या है, तापीय साम्य, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम बहुत सारे तरीके के होते हैं, पर अपना यहाँ फोकस किस पे है, थर्मोडायनेमिक्स पे, डायनेमिक्स पे है, तो अपना यहाँ पे आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जिसके ऊपर आपको ऊष्मागतिकीय चर जो भी है, चर जो है वो क्या मिलेंगे, सारे के सारे कांस्टेंट मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि V, M और D डेंसिटी और टेम्परेचर और प्रेशर, ये सारे के सारे क्या मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे। आप मतलब ये चेंज तो हो रहे होंगे, ठीक है, सिस्टम चल रहा होगा, पर आप देखोगे ना बाहर से तो आपको लगेगा ये सारे के सारे जो क्वांटिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। आपने उसका मास चेक किया, डेंसिटी चेक की, टेम्परेचर चेक किया, हमेशा आपको एक जैसा ही मिल रहा है, ठीक है ना। उसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, माइक्रोस्कोपिकली अगर आप उसको ऑब्जर्व करो, हो सकता है चेंज हो रही हो सकता है नहीं हो रही हो, और हो ही रही होगी, है ना। पर ये जो चीजें हैं, आयतन हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया और जो दाब हो गया, इसको आप बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा ये जो अवस्था है, ये जो सिस्टम है, अभी ये रुका हुआ है, ये गति नहीं कर रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज क्या कहलाती है, थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाती है। इसके बाद अपने पास आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आ जाओ, 3 लॉ होते हैं अपने पास। पहला क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। देखो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या कहता है कि अपने पास 3 सिस्टम है, ठीक है। मान लो ये अपने पास A है और ये B के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये क्या है, B के साथ इक्विलिब्रियम में, और जो B है वो क्या है, C के साथ इक्विलिब्रियम में। समझ रहे हो कि जो A है वो क्या है, B के साथ इक्विलिब्रियम में है, और जो B है वो C के साथ इक्विलिब्रियम में है ना। तो A और C जो होंगे ना वो क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे। समझ रहे हो आप बात, कि अगर A और B क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और B और C क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो A और C अपने पास क्या आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास आता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपने वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क कार्य, कार्य कैसे डिफाइन करते हैं। देखो अगर कहीं क्या है, सिस्टम के ऊपर प्रेशर P है, ठीक है, और वहां पे वॉल्यूम क्या है, V चेंज हो रहा है, F, जैसे ऐसे में देखो, मान लो फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है। जैसे कि आप ये देखो, कोई गैस है, किसी पात्र में गैस भरी हुई है, उसके ऊपर कोई पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। गैस एक्सपेंड होती है तो ऊपर की तरफ क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाएगी तो पिस्टन को मान लो dx विस्थापित करती है, तो कार्य कितना हो जाएगा, W, ये होगा dw कितना होगा, F dx होगा। यहां आपको W निकालना है तो ये हो जाएगा dw, या फिर कह दो इंटीग्रेशन ऑफ F ऑफ dx आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि गैस कितना कार्य करेगी, ओके। तो यहां आ जाएगा अपने पास वर्क बाय ए गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, PAN एक्सपेंशन, ठीक है। कि जो अपने पास एक गैस है वो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। ये पात्र है अपने पास, इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, और ये क्या हो रहा है, ये पिस्टन है, ठीक है। ये एक्सपेंड हो रही है, मतलब ये पिस्टन कहां भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। गैस क्या है, उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, मान लो ये F फोर्स लगाती है और ये dx विस्थापित हो गया, और इस पिस्टन का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है, A है, ठीक है। तो यहां जो dw आएगा वो आएगा अपने पास F dx। जो F होता है इसको क्या लिखते हो आप, P इंटू A, बिकॉज P क्या था, F अपॉन A, तो ये आ गया PA, ये आ गया dx। ये जो A dx है ये क्या बन गया,
ये वॉल्यूम में चेंज बन गया, क्या बन गया, वॉल्यूम में चेंज। तो यहाँ आपके पास वी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। तो यहाँ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो अपने पास डब्ल्यू की जब भी बात करेंगे तो ये रहेगा पी डी वी का इंटीग्रेशन, और डी डब्ल्यू की जब भी बात करेंगे तो ये रहेगा अपने पास सिंपल पी डी वी। अब देखो दो चीज हो सकती है, हम सिस्टम पे काम करें या हो सकता है सिस्टम हम पे काम करें। गैस ने एक्सपेंड किया मतलब सिस्टम ने काम किया, हमने गैस को प्रेस किया मतलब हमने सिस्टम पे काम किया, ठीक है। और गैस थी, हमने उसको ताप दिया, हमने उसको ऊर्जा दी, है ना। तो और ये भी हो सकता है हमने गैस से क्या ले ली, ऊर्जा ले ली। चार कंडीशन है क्या, आपने गैस खुद को एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, और जो पिस्टन है वो अपने आप ऊपर जा रहा है, तो गैस काम कर रही है, आप पिस्टन को प्रेस कर रहे हो, ठीक है, और गैस को क्या कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, है ना। तो आप गैस के ऊपर या सिस्टम के ऊपर क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। आपने गैस को ऊर्जा दी या उष्मा दी, मान लो ताप दिया, ठीक है, तो एक वो केस है, और गैस ने आपको ताप दिया या उष्मा दी, एक वो केस है। चार केस अपने पास, ठीक है। तो देखो वर्क ऑन सिस्टम, आप सिस्टम के ऊपर काम करते हो, आप सिस्टम के ऊपर काम करते हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमेशा रहेगा नेगेटिव, ठीक है। वर्क बाय सिस्टम, वर्क बाय सिस्टम वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। एनर्जी टू सिस्टम, अपने सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर दी, वो क्या कहलाएगी, पॉजिटिव। एनर्जी बाय सिस्टम ये क्या आएगा, नेगेटिव। समझे आप, आपने सिस्टम को एनर्जी दी तो वो क्या कहलाएगी, आपने सिस्टम को एनर्जी दी तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आपने सिस्टम से एनर्जी ली तो वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। आपने सिस्टम के ऊपर काम किया तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जो वर्क सिस्टम आपके करेगा, ठीक है ना, सिस्टम भी तो वर्क कर सकता है, जैसे पिस्टन को ऊपर खिसकाना, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। इसके बाद अपने पास एक टर्म आती है वर्क, देख लिया, एनर्जी की थोड़ी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसकी, इंटरनल एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी की, आंतरिक ऊर्जा। क्या, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा यू। इसके अंदर बात की थी हमने, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो दो से मिलकर बनी होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। लगभग केस के अंदर जो पोटेंशियल है वो कितनी है, जीरो है। क्यों, क्योंकि आदर्श गैस की बात करते हैं, उसके जो अणु होते हैं या जो उसका प्रत्येक पार्टिकल है एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाता, तो यूपी कितना हो गया, जीरो हो गया। अब वो यू के जो है वो सारी की सारी किससे आएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम से आएगी। तो ईच पार्टिकल के लिए कितनी होती है, 1/, ईच पार्टिकल के लिए हो जाएगी F/2 kT। इसमें F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब किसी गैस के सिंगल परमाणु के लिए, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो उससे रिलेटेड जो आंतरिक ऊर्जा होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, वो कितनी होगी, F/2 kT होगी। ओके, अब हम बात करते हैं एक मोल के लिए, एक मोल के लिए आंतरिक ऊर्जा कितनी आएगी, ये आएगी अपने पास, ये हो जाएगी F/2 RT, ठीक है। सिंगल मोल के लिए कितनी हो जाएगी, ये इतनी हो जाएगी। ओके, ये है सिंगल परमाणु के लिए। अगर n परमाणु हो तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, F/2 n गुणा k गुणा t, ठीक है। यहाँ k और आपको जो r है उसमें रिलेशन पता होना चाहिए, ये होता है। जहाँ Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या है, जिसका मान कितना होता है 6.023 गुणा 10⁻23 होता है, और पर मोल होता है। ओके, जो k है इसका मान होता है 1.38 गुणा 10⁻23 होता है, जूल पर केल्विन होता है। जो r होता है इसका मान होता है 8.314, और ये होता है अपने पास जूल पर केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है। ये तीनों की तीनों आके आपको मैंने मान बता दी। W का आपको पता ही है, ठीक है। और अब देखो जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको कैसे लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज है, इसको लिखते हैं UF माइनस का UI, मतलब अंतिम समय के अंदर जो आंतरिक ऊर्जा थी वो क्या थी, और बाद के पहले के समय के अंदर अंतिम ऊर्जा क्या थी। जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होगी। कैसी होगी, पाथ इंडिपेंडेंट होगी, ये पाथ के ऊपर निर्भर नहीं करेगी, ठीक है ना। ये जो पाथ है, जो रास्ता चूज करके आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और अगर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, चाहे कौन से भी पाथ से आप चले जाओ, जैसे डेल यू इजिकल टू UB माइनस का UA है ना, तो ये आपका क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ओके, ये सिर्फ चाहे आप से मान लो ये A है ये B है, तो आप चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से जाओ, आंतरिक ऊर्जा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब आता है अपने पास डेल यू साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं साइकिल घुमा दो, ठीक है। यहां से चल के वापस कहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ। आप A से चले थे, B पे गए, C पे गए, D पे गए और वापस किस पे आ गए, A पे आ गए।
पर देखो साइक्लिक में क्या है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था एक ही है, तो डेल यू साइक्लिक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा अपने पास हमेशा। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है, ये कंडीशन मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, कि जो अपने यूपी है पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, ये आइडियल गैस के लिए कितनी होती है, ये आइडियल गैस के लिए होती है 0। अगर आइडियल गैस ना हो तो आप यूपी को 0 नहीं ले सकते, ये बस थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगर आइडियल गैस होगी तो यूपी क्या होगा, 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो एक दूसरे के ऊपर कितना आकर्षण प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, आदर्श गैस तो लगाती नहीं है एक दूसरे के ऊपर, परमाणु जो है, तो यूपी क्या होता है, 0 होता है। वरना अगर आपकी आदर्श की बात नहीं करो तो आपका यूपी क्या हो जाएगा, नॉट इजिकल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास बात आती है कि जो du है इसे लिखते कैसे हो आप, इसको du को लिखते हैं अपने NCV dt से। ये आप लास्ट चैप्टर में देख सकते हैं, जो मैंने लास्ट आपको लेक्चर अपलोड हुआ था अपना KTG है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अंदर अपने डिस्कस हो गया था कि जो du है उसको NCV dt लिखते हैं, और जो डेल q है इसको लिखते हैं अपने NCP dt। यहां पर अपने पास जो CV और CP है, यहां जो CV और CP अपने पास, ये दोनों क्या है, ये है एकांक, ये है अपने पास नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मादायिता, और ये क्या है, नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मादायिता। ठीक है, अब जो डेल यू है इसको आप एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, डेल यू को आप लिख सकते हैं एन आर डेल टी बटा गामा माइनस 1, यहाँ जो गामा वो जो है वो क्या है, वो है CP बटा CV। ठीक है, डेल यू क्या आ गया आपका, NR dt बटा गामा माइनस 1, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो डेल यू जब क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसको आप प्लस में लोगे, जब डेल यू है वो डिक्रीज होगी तो आप इसको माइनस में लोगे। उसके बाद अपने पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। आपने जीरो का नियम पढ़ लिया, TA इजिकल टू TB और TB इजिकल टू TC, तो TA इजिकल टू TC। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि आपने जब भी किसी सिस्टम को ऊष्मा दी, ठीक है, अगर आप किसी सिस्टम को DQ ऊष्मा सप्लाई करते हो, ऊर्जा देते हो, तो वो दो काम में आती है। पहला काम तो क्या होता है उसका, कि उसके पास कोई कार्य है भाई करने वाला, जैसे आपको सिस्टम पे कार्य करना है तो आप DW काम कर रहे हो तो वो DW के काम आएगी। काम कर दिया आपने, जो एनर्जी एक्स्ट्रा बच गई वो अब क्या करेगी, उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। क्या समझे, किसी भी सिस्टम को सप्लाई करेगी ऊर्जा, ऊष्मा, दो काम आएगी। क्या, एक तो सिस्टम में आप काम, सिस्टम आप पे काम कर ले, है ना, सिस्टम के अगेंस्ट काम कर लो, सिस्टम पे आप काम कर लो, एक ही बात है, साइन चेंज होंगे बस। और DU उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए, तो जो DQ है अपने पास ये आएगा हमेशा DU प्लस का DW। इसे आप इस फॉर्म में भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर कहीं भी है नहीं। ओके, इसके बाद अपने पास आता है कि DU निकालना हो तो क्या हो जाएगा, DQ माइनस का DW। इसके बाद अलग अलग केस आते हैं, उनको केस को ऑब्जर्व कर करके अपने DU DQ DW जिसकी भी वैल्यू पूछी जाती है क्वेश्चन के अंदर अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी चीज को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां पर जो अपने पास DU है वो क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इंटरनल एनर्जी में चेंज। DQ क्या है, सिस्टम को जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो आप उसमें चेंज, और DW क्या है, जो वर्क हो रहा है ना उसके अंदर चेंज। ओके, और ये मैं बता ही चुका हूं, टू सिस्टम को आप जब दे रहे हो, ऊष्मा लोगे तो पॉजिटिव, वर्क करोगे तो नेगेटिव, ऊष्मा लोगे तो नेगेटिव, वर्क लोगे तो पॉजिटिव, ये मैं बता चुका हूं, तो इनको बार बार बताने की जरूरत है नहीं अपने पास, है ना। इसके बाद अपने पास आता है अलग अलग तरीके के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रक्रिया ही कहते हैं ना, प्रोसेस ऊष्मागतिकी है, प्रक्रिया ही कह दो आप। ठीक है, इसके अंदर देखो कौन से प्रोसेस होते हैं। एक आता है इसके अंदर, पहला आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल को कहेंगे उत्क्रमणीय, ये हो जाएगा अनुत्क्रमणीय। ठीक है, हिंदी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होते हैं, देखो आपके पास, आप स्टेट ए में थे,
ठीक है। उसके ऊपर आपने कुछ भी किया, ताप कम किया, दाब बढ़ाया, जो भी आपको करना था आपने किया और आप कहां पे पहुंच गए, बी पे पहुंच गए, है ना। आपने क्या कर दी, स्टेट चेंज कर दी। अब सारी की सारी स्टेट वापस कर दो। दाब बढ़ाया था तो दाब घटा दो, ताप घटाया था तो ताप बढ़ा दो। सारे के सारे क्या करो, जो काम किए थे ना उनको रिवर्सली ले आओ, रिवर्सली ले आओ, ठीक है ना। उनका ठीक उल्टा कर लो। 5 जूल ऊर्जा दी थी तो 5 जूल ऊर्जा इसे ले लो। अगर ऐसा करने से जो बी है वो वापस अपनी स्टेट ए में आ गया तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रोसेस कहते हैं। समझे, आप एक स्टेट से बी स्टेट में चले गए, ये एक प्रोसेस है ना। अब अगर सारी स्टेट क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो अगर ये ए पे वापस आ जाए तो आपका जो प्रोसेस ए से बी वाला जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, उत्क्रमणीय कहलाएगा। अगर आप वापस नहीं आ पाते हो तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, अनुत्क्रमणीय कहलाएगा। ठीक है, ये था अपने पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बाद अपने पास आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, कोई भी टॉपिक के अंदर कोई बात रह जाएगी और इंपॉर्टेंट होगी तो वो अपने जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपने जो टेस्ट चलाएंगे उसमें भी आपके काफी सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टी कांस्टेंट रहेगा तो dt क्या हो गया, जीरो हो गया। dt जीरो हो गया मतलब उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो भी क्या रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आदर्श गैस के लिए जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर टी का फंक्शन होती है। ठीक है, तो du क्या आ गया, जीरो आ गया। du जीरो आ गया तो आपने जो समीकरण लिखी थी ये कितनी हो जाएगी, जीरो प्लस dw, ये आ गया dq। तो dq बराबर कितना आ गया, dw। क्या आ गया, dq बराबर dw आ गया अपने पास। ठीक है, टेम्परेचर सेम रहा, टेम्परेचर क्या रहा, सेम रहा। इस प्रोसेस का कोई उदाहरण है क्या, बिल्कुल उदाहरण है। क्या है अपने पास, मेल्टिंग पॉइंट। एक तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, टेम्परेचर जो भी होगा मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, ठोस अवस्था किस में चेंज हो रही होगी, द्रव में चेंज हो रही होगी, पर जो ताप रहेगा वो क्या रहेगा, समान ही रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या आ रहा है अपने पास, मेल्टिंग पॉइंट के अलावा और भी आप देख सकते हो, हिमांक को क्या बोलते हैं, जो तो क्या बोलते हैं, जमुना को, जमने वाला पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग। मेल्टिंग तो वही हो जाएगा। और एक हो जाएगा वाष्पीकरण वाला पॉइंट, क्या बोलोगे उसको, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन देख लो, वेपोराइजेशन है ना। वेपोराइजेशन जो होगा उसके वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। ठीक है, यहां क्या होगा, जो द्रव अवस्था है वो किसके साथ साम्य में होगी, गैसीय अवस्था के साथ क्या हो जाएगी, साम्य में हो जाएगी। ठीक है ना, यहां भी तापमान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहां भी तापमान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और यहां देखो अपने पास जो dq है वो क्या होता है, dq होता है n cp dt, और जो dw होता है वो क्या होता है, p dv। ठीक है, इनसे आप सोल्व करोगे तो अपने पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके अंदर किया गया कार्य कितना आ जाएगा, उसके अंदर किया गया कार्य w आ जाएगा अपने पास nRT lne। lne मतलब चाहे तो आप इसको नेचुरल लैग लोग बोल दो, नेचुरल लैग लोग ही है ना, तो चाहे तो आप इसको ln लिख दो, चाहे लोग ई लिख दो, तो ये आएगा ln, है ना, ln लिख दो। तो ये हो गया अपने पास ln vf बटा vi। इसका मतलब क्या है, आप इनिशियल वॉल्यूम क्या था, vi था, और फाइनल क्या हो गया, vf हो गया। इसको चाहे तो डेराइव भी कर सकते हैं पर इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अपने पास आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर किया गया कार्य कितना हो गया, w बराबर nRT ln vf बटा vi हो गया। अब एक चीज आप ये भी देख सकते हो, nRT टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या आएगा, P1 PI VI बराबर PF VF। यहां से निकालो क्या, VF बटा VI बराबर PI बटा PF। तो इसको लिख दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, W बराबर nRT ln या log E, है ना, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, PI बटा PF। अब देखो नेचुरल लॉग को आप जो नॉर्मल लॉग होता है उसमें कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 2.303 nRT लॉग, जिसका बेस कितना है 10, यहाँ कितना आ जाएगा, PI बटा PF। ये सेम की सेम बात आप यहाँ भी कर सकते थे, है ना। ये फॉर्मूला ये वाला और ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, अगर नेचुरल लॉग है, लॉग ई है, तो 2.303 आगे नहीं आएगा। अगर नेचुरल लॉग नहीं है, लॉग का बेस कितना है 10 है, तो यहाँ आगे 2.303 आ जाएगा। ठीक है, अब जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसका ग्राफ देखो तो क्या है, ये कांस्टेंट हो गया, तो पीवी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो पी क्या होता है, वी के डिसप्रोपोर्शनल हो जाता है। पी क्या होता है, वी के डिसप्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ग्राफ इनका कुछ इस तरीके का आता है। ओके, ये चीज आपने देख ली कि dq है वो क्या होगा, dw होगा। मतलब अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हो
और समतापी प्रक्रम की बात करते हो तो दी गई जो ऊर्जा है वो सारी की सारी किस में चेंज होगी, कार्य में चेंज होगी। किस में चेंज होगी, कार्य में चेंज होगी। आंतरिक ऊर्जा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो तापमान है वो क्या है, निश्चित है। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या आता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस को अपने कहते हैं इंग्लिश हिंदी के अंदर रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम का अर्थ क्या है कि आप सिस्टम को ऊष्मा नहीं दे रहे, आप सिस्टम को ऊष्मा दे ही नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ऊष्मा नहीं दे रहे तो ये क्या हो गया, जीरो। तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या डी यू बराबर क्या आ गया, डी डब्ल्यू माइनस का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपने तो ऊष्मा नहीं दी, तो गैस अगर कार्य करेगी तो क्या होगा कि गैस अगर खुद से कार्य करेगी, गैस अगर क्या करेगी, खुद से कार्य करेगी, गैस कार्य करेगी तो कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डी यू क्या होगा, माइनस होगा, है ना। अगर गैस कार्य करे, क्या करे, गैस कार्य कर रही है, सिस्टम कार्य कर रहा है, गैस कार्य करे, ठीक है, गैस स्टार्टेड वर्किंग, तो डी डब्ल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिस्टम में काम करेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डी डब्ल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो डी यू क्या आया, नेगेटिव आया। डी यू नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो घट जाएगी। आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इस कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है जो आपका संदर डॉट प्रयोग है, जूल थॉम्सन जो प्रसार है उसमें ये यूज किया जाता है। गैस क्या होती है, फैलती है, गैस क्या हो रही है, फैल रही है। डीवी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, डीवी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डी डब्ल्यू का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊर्जा हम उसको दे नहीं रहे, तो जो गैस जैसे ही काम करेगी तो गैस का जो आंतरिक ऊर्जा है वो गिर जाएगी। क्या समझे आप, गैस ने प्रसार किया, आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, तो जो अपने पास गैस की आंतरिक ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, डाउन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो दो चीज आपको यहां पे और देखनी है। क्या देखनी है कि स्लोप, पीवी अगर आप ग्राफ बनाते हो, पीवी अगर आप ग्राफ बनाते हो तो इसकी अगर आप क्या निकालते हो, स्लोप निकालते हो। तो इसकी स्लोप आप दो केस में निकालो। पहले आप निकालो किसमें, आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में अगर आप इसकी स्लोप निकालोगे जो अपने पीछे वाले चैप्टर में निकाली थी, तो वो क्या होती है, डीपी बटा डीवी। ये आएगी अपने पास माइनस का पी बटा वी। और यही आप स्लोप निकालो पीवी ग्राफ की, किसमें, एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक इसमें अगर आप डीपी बटा डीवी निकालोगे तो ये गामा गुणांक आएगा। क्या आएगा, गामा। और ये कितनी थी, पी बटा वी थी, तो ये आ जाएगी पी बटा वी। मतलब जो आपकी स्लोप थी डीपी बटा डीवी, ये तो किसकी है, एडियाबेटिक की है, वो क्या आ जाएगी, गामा गुणा डीपी बटा डीवी। ये आ गई आइसोथर्मल की, आइसोथर्मल की। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है जो लास्ट चैप्टर में भी अपने पास आया था। ओके, और एडियाबेटिक के अंदर यहां जो अवस्था समीकरण होगी वो क्या होगी, जो आपके पास समतापी होगा। इसमें तो अवस्था समीकरण सिंपल सी है, पी बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यही अवस्था समीकरण है। दूसरा क्या है, एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक के अंदर जो अवस्था समीकरण आती है वो क्या आती है, वो आती है पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। या अब आप मान रख सकते हो ना, पी बराबर एनआरटी से मान रख सकते हो, आप वी का मान रख सकते हो तो ये पी और टी में आ जाएगा, पी का मान रख सकते हो तो वी और टी में आ जाएगा। तो ये आपके पास सारी जो इक्वेशन आई वो देखो आप क्या आएगी, इनमें से एक आ जाएगी टी वी की पावर गामा, वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। ओके, और एक आ जाएगी पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, और टी वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, और पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। जहां गामा क्या है आपके पास, आपको पता ही है, सीपी बटा सीवी का रेशियो है। सीपी बटा सीवी क्या है, वही मैंने बता दिया आपको कि नियत आयतन के ऊपर विशिष्ट ऊष्मादायिता, और सीवी क्या है, नियत, सीवी क्या है, नियत आयतन पे, और सीपी क्या है, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मादायिता। ओके, इसके बाद अपने पास आते हैं अलग अलग चैप्टर, अलग अलग जो प्रोसेस है उसकी स्लोप देखेंगे। ठीक है, इनके जो ग्राफ है अगर आप जनरली देख लोगे तो आपको क्वेश्चन में काफी हेल्प मिलेगी इनसे। ठीक है, तो पहला आप देखो इसके लिए अपने पास P और V है। ठीक है, P और V के अंदर आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ है। इसमें आप देखो जो अपने पास आयतन क्या हो रहा है, धीरे धीरे आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और दाब क्या हो रहा है, घट रहा है। दाब घट रहा है और आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं, कंप्रेशन। क्या समझे आप, प्रेशर क्या किया,
आपने धीरे 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 घटा दिया, ठीक है, और जो आयतन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर आप क्या करोगे, धीरे धीरे घटाओगे नहीं, प्रेशर आप धीरे धीरे बढ़ाओगे, उसको बोलेंगे कंप्रेशन। तो जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, एक मिनट रुको, दो ग्राफ सेम बना रखे इन्होंने। हाँ देखो क्या कर रहे हैं, आप यहां से जा रहे हो, आप इस पॉइंट पे हो, अब आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, और आयतन क्या होता जा रहा है, इसका कम होता जा रहा है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आप ऐसे जाते, अगर आप ऐसे जाते, दाब क्या कर दिया आपने, कम कर दिया, और आयतन क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये कहलाता है एक्सपेंशन, ठीक है। इसे बोलते हैं हिंदी में संपीड़न, और इसको बोलते हैं अपने प्रसार, ओके। इसके बाद और भी तरीके हैं, ठीक है, ये आ जाओ अपने पास। अब जो प्रसार हो रहा है और जो कंप्रेशन हो रहा है ना, वो भी दो तरीके का होगा अपने पास। एक तो आइसोथर्मल होगा, समतापीय होगा, और एक होगा रुदोसम, है ना, एडियाबैटिक। आ जाओ दोनों तरीके में देखो। ये पी है, ये वी है। तरीका कैसे पता चलेगा, डिफरेंस कैसे पता चलेगा, स्लोप से। किसकी स्लोप ज्यादा होगी, स्लोप ज्यादा होगी रुदोसम की, ठीक है। एडियाबैटिक जो है अपने पास, उसकी स्लोप ज्यादा होगी। तो ये निकालो, ये क्या है अपने पास, ये कुछ इस तरीके से है। अब आप देखो, ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, दोनों इधर ही जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, दाब घटा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। स्लोप आप देखो किसकी ज्यादा है, स्लोप इसकी ज्यादा है, तो ये कौन सा होगा, एडियाबैटिक होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडियाबैटिक, रुदोसम, प्रसार, एक्सपेंशन। ये क्या हो गया, ये हो गया आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये क्या हो गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। इसी तरीके से अपनी बात करें किसकी, संपीड़न की, कंप्रेशन की। तो ये क्या आएगा, देखो, एक अपने पास ये है, एक अपने पास सिंपली ये है। आप खुद से देख सकते हो कि जो स्लोप है वो किसकी ज्यादा है, स्लोप आप देखो किसकी ज्यादा है, ऊपर वाले की। तो ये क्या होगा, एडियाबैटिक होगा, ठीक है। ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम, आप देख रहे हो प्रेशर क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो, तो ये क्या है, संपीड़न है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये आप स्लोप की सहायता से आसानी से बता सकते हो। अब बात आती है, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, उसके अंदर गैस पे किया गया कार्य कितना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, हम देखेंगे जो एडियाबैटिक है, इसके अंदर गैस पे किया गया कार्य कितना होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। तो ये होता है अपने पास W बराबर एन आर T1 माइनस T2। T1 क्या है, पहले का ताप, T2 क्या है, बाद का ताप। तो ये आ जाएगा अपने पास गामा माइनस का 1, ठीक है, गामा माइनस का 1, ऊपर क्या है, T1 माइनस का T2 है। T1 क्या है, पहले का ताप, और T2 क्या है, बाद का ताप। R कैसा होता है, गैस नियतांक, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। गामा क्या है, Cp बटा Cv है, बस इतनी सी बात है। अब इसके बाद अपने पास आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस बता ही चुका हूं, क्या है, घूम फिर के अपना एक ही जगह आना है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, साइक्लिक प्रोसेस, एक चीज आपको थोड़ी सी और बताऊं मैं, ठीक है। तो जब आप पी वी ग्राफ बनाते हो, पी और वी का आपने ग्राफ बनाया, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो किया गया कार्य कितना होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है ना, वो क्या होता है, किया गया कार्य होता है, ओके। पी वी आप ग्राफ बनाते हो तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो क्या होता है, किया गया कार्य होता है, ओके। साइकिल प्रोसेस की बात करें, साइकिल प्रोसेस में क्या है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी आ गया, और डी से वापस से ए आ गया, ठीक है। ये सारी स्टेट है, एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, ठीक है। तो जो इसके अंदर क्लोज हो गया ना एरिया, इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो एरिया क्लोज हो गया ना, तो इसके अंदर किया गया कार्य कितना होगा, dw होगा। इसका आप अगर एरिया निकाल पाओ कैसे न कैसे, तो वो क्या है अपने पास, dw है। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, वैल्यू होती है 0। प्रारंभ में चल के उसी पॉइंट पे तो आ गया, ए से चला, बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया, वापस ए पे आ गया, तो डी क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। और इसका आप एरिया अंडर द कर्व जो इसमें क्लोज हो गया ना एरिया, वो क्या कहलाएगा, किया गया कार्य कहलाएगा। ये किसके बीच ग्राफ है, पी और वी के बीच में ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक
प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये क्या होता है देखो, आइसोकोरिक प्रोसेस अपने पास होता है कि आयतन है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। V आपने क्या कर दिया, नियत कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो जो dV है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, dV क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आपको याद है dW हमने कैसे लिखा था, PdV, तो dW क्या हो गया, जीरो। तो dQ बराबर क्या होता है, du प्लस dW, ये क्या कर दो, जीरो, तो dQ बराबर क्या आ गया, du आ गया। मतलब जो भी आप उसको ऊर्जा सप्लाई करोगे वो सारी की सारी किसमें चेंज हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में चेंज हो जाएगी, है ना। ग्राफ की बात करें तो कैसे बनेंगे, PV, V क्या रख दो कांस्टेंट, ये लो V कांस्टेंट रख दिया, और ये लो V कांस्टेंट रख दो, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, वॉल्यूम तो क्या है, नियत है, और दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है, तो ये क्या है, ये हो गया अपने पास P क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे P क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस इस तरीके से आ रहा है। अब इसकी जो स्लोप की बात करोगे, इसकी स्लोप निकालोगे dp बटा dv की, क्या आएगी, v डेल v का मान क्या है, जीरो है, तो ये आएगी अनंत, कितनी आएगी, अनंत आएगी, ओके, दोनों के अंदर ही, क्योंकि dv क्या है, जीरो हो गया ना, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक में क्या होगा, p कांस्टेंट, तो dp जीरो, तो जो dp बटा dv की स्लोप निकाल रहे थे वो कितनी आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। ये अपने पास ये लो, मतलब यहाँ पे दाब लेना पड़ेगा, या इसको दाब आपको इधर लेना है, तो आप इसको ऐसे बनाओ, ये लो P है, ये V है, ऐसे भी आ सकता है। मतलब दाब क्या हो रहा है, दाब तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, या वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बस। अब यहां से एक कुछ फॉर्मूले और हैं, वो भी आप लिख लीजिए अच्छी तरीके से। कौन से, एक होता है Cp बराबर Cv प्लस R, ठीक है, ये आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं ज्यादा, F बटा 2R, ये क्या है, मोल के लिए, क्या है, पर मोल के हिसाब से, क्या है, पर मोल, ठीक है। और Cv आ गया, इसके अलावा क्या है अपने पास, Cp है वो होता है UnDT, और जो Cv है वो होता है UnDT। और बताओ और क्या समस्या आ रही है, और समस्या ये आ रही है कि जो W है ये क्या होता है, P Vf माइनस का Vi, ये NR TF माइनस का TI होगा, दाब क्या है, कांस्टेंट है उस केस के अंदर। आइसोबैरिक की बात कर रहे हैं, दाब कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा, dV, और ये क्या बनेगा, dt, अरे बनेगा नहीं बनेगा, PV बराबर क्या है, nRT, डेरिवेटिव करो P कांस्टेंट मान के, ये लो, इतना आ जाएगा, ठीक है। वही चीज तो यहाँ पे रख रखी है, ओके। ये क्या आ गया, NRDT अपने पास आ गया। अब इसकी स्लोप देखनी है, स्लोप आप देख ही चुके हो, क्या dp बटा dt देखोगे, dp बटा dv देखोगे, तो ये जीरो आएगा, है ना, क्योंकि dp क्या है, जीरो है अपने पास, ओके। अब यहाँ पे देखो एक चीज आती है बल्क मॉडुलस, क्या आती है, बल्क मॉडुलस, आपने वो चैप्टर पढ़ाई है ठोसों के यांत्रिक गुण वाला, क्या था नाम था उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक है। वहां पे जो बल्क मॉडुलस था, बी जिसे आप कहते हो, क्या आता है, प्रतिबल बटा विकृति, ठीक है। डीपी क्या है, जीरो है, तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा। बल्क मॉडुलस जीरो आ गया, तो थर्मल तो इसको क्या बोलते हो आप, क्या बोला था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कंप्रेसिबिलिटी बोला था, आइस थर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऐसे कुछ बोला था। बल्क मॉडुलस का जो उल्टा होता है कंप्रेसिबिलिटी, हाँ, बल्क मॉडुलस का उल्टा क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी, ये क्या आ जाएगी, अनंत, ये जीरो है तो ये क्या आ जाएगी, अनंत आ जाएगी अपने पास। अभी सारे ग्राफ एक में ही बनाते हैं, ठीक है, सारे ग्राफ एक में ही बनाएं। ये अपने पास क्या है, P है, ये अपने पास क्या है, V है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये क्या होगा, P क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, तो ये क्या है, आइसोबैरिक है, ये कौन सा है, आइसोबैरिक है, ठीक है। और ये जब इस तरीके से आएगा तो V क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, आइसोकोरिक हो गया, क्या हो गया, आइसोकोरिक हो गया। और जब ये दोनों कैसे जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे ना, जैसे PV है तो इस तरीके से जाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास आइसोथर्मल, क्या हो गया, आइसोथर्मल हो गया, ओके। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, ठीक है। और यहां पे आप जो W की बात करोगे, इस सबसे, अब W क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है। एक मिनट, स्लोप की बात करूं तो मैं
10 लगभग 1090। 1090 कितना होता है 1/0, तो अनंत। हाँ इसमें आप देखो, इसमें आप एक चीज और देख सकते हो, एडियाबेटिक लगभग कितना है लंबवत है, तो tan थीटा कितना आएगा 1090 कितना होता है अनंत। तो एडियाबेटिक की स्लोप है ना, वो जो आइसोथर्मल था उसकी स्लोप से अभी भी कितनी गुना है, गामा गुना है, काफी ज्यादा गुना है, वो भी आप इसे देख सकते हो। अब जो W होता है वो क्या होता है, पीवी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व होता है। आप देख सकते हो जो एरिया अंडर द कर्व है वो सबसे ज्यादा किसके लिए है, आइसोथर्मल के लिए। ये क्या है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल सबसे ज्यादा इसके लिए। इसके बाद एरिया किसके नीचे आएगा, इसके नीचे नहीं है, सबसे ज्यादा इसके नीचे है, ठीक है, इस वाले के नीचे। तो ये अपने पास W आइसोबैरिक, क्या है W आइसोबैरिक, सबसे ज्यादा एरिया किसके नीचे है, आइसोबैरिक के नीचे। इससे कम किस में आएगा, इसमें, क्योंकि इसमें तो क्या छूट गया, बाकी जो छूट गया ऊपर वाला, इसमें क्या है, इसके नीचे जो है वो सारा ही। तो आइसोबैरिक सबसे ज्यादा, उससे कम आइसोथर्मल, और उससे कम है अपने पास एडियाबेटिक W एडियाबेटिक, और सबसे कम W अपने पास आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। ये अपने पास ऑर्डर रहता है किसका, वर्क का, ठीक है, कितना वर्क किया गया। इसके बाद अपने पास आता है कार्नो इंजन कह सकते हो, या आप इसको उष्मा इंजन कह सकते हो, या हीट इंजन कह सकते हो, ठीक है, हीट इंजन। कार्नो इंजन कहो, हीट इंजन कहो, या आप इसको बस उष्मा इंजन कह दो। इसमें क्या होता है, इसमें आपने किसी सोर्स से जो T1 तापमान है, इससे कितनी ऊष्मा ले ली, Q1 ऊष्मा ले ली, क्या कर दिया, कुछ कुछ काम कर दिया आपने, क्या कर दिया, कुछ कुछ काम कर दिया, और जो बची हुई ऊष्मा थी वो किसको दे दी, सिंक को दे दी। ये है सिंक, ये है स्रोत, ठीक है। T1 तापमान पे Q1 ऊष्मा ली थी, इसको क्या कर दिया, T2 तापमान पे Q2 ऊष्मा इसको दे दी। तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी, दोबारा बोल रहा हूं, स्रोत से Q1 ऊर्जा ली T1 ताप पे, सिंक को कितनी ऊर्जा दे दी, Q2 ऊर्जा दे दी T2 ताप पे, काम कितना किया, W कर दिया, ठीक है ना। तो यहां एक चीज देखने वाली है, सिंक क्या होता है। सिंक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम बची हुई ऊर्जा ट्रांसफर करेंगे। स्रोत क्या है, एक ऐसा ऐसी जगह है, एक ऐसा मतलब कह दो आप सिस्टम है जिससे अपने ऊर्जा लेंगे, जो क्या रहेगा, T1 ताप पे रहेगा, ठीक है। यहाँ जो अपने पास एफिशिएंसी आती है इसकी, वो कितनी आती है नीटा, वो आती है आपने काम कितना किया W, और आपने ऊष्मा कितनी ली थी, Q1 ली थी, यही तो है। ऊष्मा कितनी ली Q1, काम कितना किया W, और W अब क्या होगा, Q1 माइनस का Q2 बटा क्या है Q1, भाग दो, क्या आएगा 1 माइनस का Q2 बटा Q1। यहाँ पे एक चीज और आती है क्या, इसी को आप T2 बटा T1 लिख सकते हो। ये कंडीशन आप याद रखोगे, ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर काफी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये क्या आ गई, इसकी दक्षता आ गई, कितनी आ गई, दक्षता आ गई। अब एक चीज यहाँ पे आप देखो, इफ Q2 का क्या कर दो आप 0 कर दो, तो जो दक्षता है नीटा कितनी हो जाएगी 100%। अगर इसको आपको परसेंटेज में लिखना है तो इसको आप क्या लिखोगे, जो आ रहा है ना उसको क्या कर दो, गुणा 100% कर दो, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। Q2 अगर आप 0 कर दोगे तो ये कितना आ गया, 100% आ गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिजिक्स कहती है कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं हो सकता। मतलब ऐसा आप कोई भी ऊष्मा इंजन नहीं बना सकते जिसकी दक्षता क्या हो जाए, 100% हो जाए, ठीक है। ये हो गया अपने पास, क्या हो गया ये हो गया ऊष्मा इंजन। इससे जो अगला आता है वो आता है रेफ्रिजरेटर। क्या आता है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या कहता है, रेफ्रिजरेटर ये कहता है कि आप खुद से, जैसे होता क्या है, चाय गर्म है कमरा ठंडा है, तो ऊष्मा कहां जाएगी, चाय से कमरे के अंदर। क्यों, क्योंकि ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। या आप ऐसे कर लो, कोल्ड ड्रिंक ठंडी है, गर्म कमरे में रखी हुई है, तो ऊष्मा कहां जाएगी, गर्म कमरे से कोल्ड ड्रिंक की ओर, है ना। ये क्या कह रहा है, रेफ्रिजरेटर जो है अपने पास, रेफ्रिजरेटर जो है, प्रशीतक जो है, ये कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है कि ये निम्न ताप वाले से, जैसे ये क्या है, निम्न ताप पे है, T2 पे है ना, तो निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा ट्रांसफर कर देगा। इसके लिए आपको काम कितना करना पड़ेगा, W काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। इससे क्या हुआ, आपने Q2 ऊष्मा ली और इसको कितनी ऊष्मा ट्रांसफर कर दी, Q1 ऊष्मा आपने इसको ट्रांसफर कर दी। ये उच्च ताप पे था, ये निम्न ताप पे था, ठीक है। ये होता है रेफ्रिजरेटर। उसमें क्या था, उसमें क्या था, कार इंजन में Q1 ऊष्मा ली T1 ताप पे, W कार्य सिस्टम को दिया, और Q2 बची हुई इसको ट्रांसफर कर दी। इसमें क्या है, निम्न ताप वाले से
Q2 उष्मा ली, उस ताप वाले को Q2 उष्मा ट्रांसफर कर दी और कार्य के ले लिया W ले लिया। यहां पर क्या था, यहां पर और वहां पर दोनों जगह क्या था, T1 इज ग्रेटर देन क्या था, T2 था। उस ताप पर कौन था, ये था। यहां जो एफिशिएंसी आती है वो कितनी आती है, देखो कि आपने उष्मा कितनी ली Q2 और काम कितना कर दिया, W काम कर दिया, ठीक है ना। यही था ना कि आपने अपने पास जस्ट 1 सेकेंड कि आपने W, अरे इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, ये नहीं, आप इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी कि आपने अपने पास कितना काम लिया, आपने W काम लिया, कितना काम लिया आपने, W काम लिया, और हाँ यही है, ठीक है ना। आपने क्या किया, ठंडी चीज से Q2 उष्मा ले ली, ठंडी चीज से Q2 उष्मा ले ली और इसको कितनी ट्रांसफर कर दी, Q2 ट्रांसफर कर दी, Q1 ट्रांसफर कर दी, और बाहर से काम कितना लिया, W। मतलब W काम करके आपने ठंडी चीज से कितनी उष्मा बाहर निकाल दी, Q2 उष्मा बाहर निकाल दी, कितनी निकाल दी, Q2 उष्मा बाहर निकाल दी। तो इस तरीके के अंदर जो एफिशिएंसी आएगी परिस्थिति की वो कितनी होगी, Q2 बटा W होगी। Q2 का Q2 है, W को क्या लिख सकते हो, Q1 माइनस का Q2, Q2 का भाग दे दो तो ये कितना आ जाएगा, Q1 बटा Q2 माइनस का 1। अब Q1 बटा Q2 का मान रख सकते हो, जैसे नीटर अब क्या था 1 माइनस का Q2 बटा Q1, तो ये क्या आ जाएगा, Q2 बटा Q1 बराबर 1 माइनस का नीटा, या Q1 बटा Q2 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस का नीटा, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस का नीटा माइनस का 1। यही चीज तो है, इसको सोल्व करो तो कितना आएगा, ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस का 1 माइनस नीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस का नीटा ऊपर, तो ये आ गया 1 माइनस का नीटा बटा माइनस से माइनस गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो अपने पास जो बीटा है परिस्थितक की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, नीटा अपॉन 1 माइनस नीटा हो जाएगी, ठीक है। यहां पर भी वही चीज थी, वहां पर भी वही चीज है, क्या T2 बटा T1 बराबर हमेशा Q2 बटा Q1 होगा, ठीक है। ये किसके लिए है, ये परिस्थितक के लिए, वो किसके लिए था, वो था अपने पास ऊष्मा इंजन के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमने जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है वो कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर के अंदर हम इसकी जो न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बाय।